नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो कि हम प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में देखेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस टेस्ट का पार्ट क्रमांक 7 है। पिछले हम 6 प्रैक्टिस टेस्ट दे चुके हैं और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पहला प्रश्न देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो पहला हम प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न किससे संबंधित है। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके लोग पशुपतिनाथ से परिचित थे या नहीं। तो पशुपति से परिचित थे या नहीं। तो इसका आंसर क्या है? हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति से परिचित थे, उनका सम्मान करते थे। और हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, वहाँ से पशुपति की मोहर योग मुद्रा प्राप्त होती है। पशुपति की मुद्रा प्राप्त होती है मोहर योग। तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और मार्शल ने इस मूर्ति को देखकर शिव का प्राचीनतम रूप माना है, शिव कहा है। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वह थी नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वह थी नगरीय सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैनों के प्रथम तीर्थकार कौन थे। तो कौन थे जैनों के प्रथम तीर्थकार? कौन थे? तो वे थे ऋषभदेव। और 24वें तीर्थकार कौन थे? तो वह थे महावीर स्वामी। और ऋषभदेव की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में ऋषभदेव का वर्णन है। और ऋषभदेव का जन्म इक्ष्वाकु वंश अयोध्या में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में। और पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं जैन धर्म से। तो हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग। क्या? सिल्क मार्ग का निर्माण किसने किया? या सिल्क मार्ग का आरंभ किसने करवाया? तो किसने करवाया? तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया। इसके बारे में हम और देखते हैं। कुषाण वंश के समय जो कनिष्क था वह कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश के समय चीन से सिल्क निर्यात किया जाता था और उस मार्ग पर कुषाण का अधिकार होने के कारण आर्थिक लाभ होता था, जिस कारण भी कुषाण वंश ने विकास किया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। यादव सम्राटों की राजधानी कौन थी? तो जो यादव वंश है तो वह डायनेस्टी, तो उसकी राजधानी देवगिरी में थी। तो यह 12वीं-13वीं शताब्दी के करीब दक्षिण भारत का एक छोटा सा राजवंश था। तो देखते हैं, जो यादव वंश के रामचंद्र और उनके पुत्र सिंहणन अलाउद्दीन के समकालीन थे। मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर सर्वप्रथम यादवों को पराजित किया। किसने पराजित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने यादवों को पराजित किया दक्षिण विजय पर। देवगिरी को दौलताबाद नाम देकर देवगिरी को, जो दक्षिण भारत में देवगिरी है, जो यादव वंशों की राजधानी हुआ करती थी, देवगिरी को दौलताबाद का नाम देकर, देवगिरी को किसका नाम देकर के? दौलताबाद का नाम देकर के मोहम्मद बिन तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जो चोल राजा थे, जिनकी स्थापना, जिस वंश की स्थापना 8वीं यानी 850 ईस्वी में हुई थी, कहाँ पर, विजयालय ने की थी। तो हम इनके बारे में और देखते हैं कि जो चोल वंश के महानतम शासक राजा राज थे, जिन्होंने तंजौर में राजेश्वर मंदिर यानी बृहदेश्वर मंदिर बनाया था, और यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। राजराजेश्वर मंदिर, राजा राजेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। तो जो चोल शासक थे राजेंद्र प्रथम, इन्होंने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो विजय स्तंभ है, वह कहाँ पर है। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। और इसके बारे में और भी जानकारी पढ़ते हैं कि इसे किसने बनवाया था। तो इसे बनवाया था राणा कुंभा ने बनवाया था। और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जो 1857 की क्रांति में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो किसने दिया, मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। और मंगल पांडे ने कब बलिदान दिया था, तो इन्होंने दिया था 29 मार्च 1857 को एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर अपने अधिकारी पर गोली चला दी। क्योंकि जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग भारत के सैनिक करते थे, यानी भारतीय सैनिक, तो इसका विरोध किया गया। और 18 अप्रैल नहीं, मतलब, और मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। जो इस क्रांति के जनक माने जाते हैं, मंगल पांडे, इन्होंने मेरठ में शुरुआत की थी 1857 की क्रांति। और इस क्रांति के नायक कौन थे, तो वह थे तात्या टोपे। और तात्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई, तो वह दी गई 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। कहाँ पर, शिवपुरी जिले में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। तो हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, यानी हर धर्म को पृथक निर्वाचन सीटें दी जाएं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो कब शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत कब की गई, तो वह की गई थी 1919 के 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार। और हम इसके बारे में और देखेंगे कि जो 1909 के भारतीय परिषद एक्ट के द्वारा मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल देने की घोषणा हुई। इस प्रकार भारत में औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता का बीज रोपण किया गया। और सांप्रदायिकता के आधार पर ही, यानी हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही देश का विभाजन हुआ।
हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऐसी क्या बातें हैं जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि। यदि जनसंख्या की वृद्धि होगी तो भारत का विकास नहीं हो पाएगा तेजी से। तो जो जनसंख्या वृद्धि है वह तेजी से हो रही है। हर साल 1-1.5 करोड़ के समथिंग न्यू जनरेशन हो रही है, क्योंकि भारत आज भी विश्व का सबसे अधिक गरीब और श्रमिक देश है। गरीब देश है भारत। और भारत विश्व में जनसंख्या के कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। और चीन कितने नंबर पर है? तो वह है 1 नंबर पर, यानी सबसे अधिक जनसंख्या चाइना में है। अगला प्रश्न देखते हैं। निजी प्रयोज्य आय क्या कहलाती है? निजी प्रयोज्य मतलब निजी यानी प्राइवेट प्रयोजन की आय क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है कि निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय। आय का जो भाग बच जाता है वह व्यय के बाद शेष जो रह जाता है उसे बचत कहते हैं। अब प्रश्न आ जाए आपको कि बचत किसे कहते हैं, तो बता देना कि आय का जो भाग बच जाता है वह व्यय के बाद, और कब? व्यय के बाद जो शेष रह जाता है उसे बचत कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अल्पाधिकार अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप क्या है? तो क्या है? सिगरेट का उद्योग है, नाई की दुकान, गैसोलीन स्टेशन, गेहूं पैदा करने वाला किसान। तो क्या है? सिगरेट का उद्योग है। तो हम देखते हैं कि अल्पाधिकार के अंतर्गत सिगरेट का उद्योग ही क्यों है? क्योंकि सिगरेट के जो उत्पादक करता है उनकी संख्या कम है। उत्पादक हैं तो उनकी संख्या कम है। और एक अधिकार क्या कहलाता है? तो एक अधिकार में ऐसी स्थिति होती है एक अधिकार में जहाँ पे कि एक ही व्यक्ति उसका उत्पादन करता हो और एक ही व्यक्ति उसका सेल करता हो। मतलब एक व्यक्ति का या फिर एक कंपनी का उस पर अधिकार दे दिया जाता है तो उसे एक अधिकार कहते हैं। और बाजार जहाँ पर 2 या अधिक व्यक्ति क्रय करते हैं उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, तो इस कथन के देने वाले कौन है? मतलब यह किसकी युक्ति है? तो यह है जेबी से। ये प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने से का नियम दिया है। से का नियम कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यदि गंजों के शहर में तेल और कंघी की दुकान की जाए, कंघी की, तो उसकी भी बिक्री होने लगती है। तो पूर्ति और मांग एक दूसरे के पूरक हैं और मांग और पूर्ति एक दूसरे के बीच संतुलन बनाते हैं। और रिकार्डो ने किराया सिद्धांत दिया। तो किराया सिद्धांत किसने दिया? तो जो किराया सिद्धांत है, किराया सिद्धांत, तो उसे किसने दिया? उसे दिया रिकार्डो ने। रिकार्डो ने दिया किराया सिद्धांत। और एडम स्मिथ को धन के विज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब कि धन संबंधी परिभाषा किसने दी? तो वह दी एडम स्मिथ ने। और इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था में अच्छे शब्दों में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और
भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था और औद्योगिक नीति 1956 में पूर्ण रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित रूप दे दिया गया। और 1991 में जब उदारीकरण की नीति अपनाई तो अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि संबंधी तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि इसे स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार अपनाना होता है। ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं करते। मतलब जो कि वर्तमान में जो कृषि से संबंधित तकनीकें आ रही हैं बाजार में, मार्केट में, तो किसान उन्हें आसानी से नहीं अपनाते हैं क्योंकि वह अशिक्षित हैं और किसानों को डर रहता है कि उनकी भूमि पर प्रयोग असफल ना हो जाए। तो जो भारत में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान है, भारत में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हरित क्रांति कब आई थी भारत में? तो हरित क्रांति आई थी 1961 में और इसका जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। और यदि पूछा जाए कि एम.एस. स्वामीनाथन आयोग ने किसकी सिफारिश की, तो इन्होंने की थी हरित क्रांति की। अगला प्रश्न देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर से क्या समझते हैं? मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष टैक्स से यानी इनडायरेक्ट टैक्स से आप क्या समझते हैं? तो इनडायरेक्ट टैक्स से समझते हैं कि सरकार और करदाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। मतलब जैसे कि आयकर में सरकार और करदाता के बीच में संबंध है, तो वह नहीं होता है अप्रत्यक्ष कर में। भारत में कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो जो अप्रत्यक्ष कर है वह वस्तुओं पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है अप्रत्यक्ष कर? वस्तुओं पर, यानी वस्तुओं के खरीदने में। जैसे कि अब अपन ने पार्ले जी खरीदा तो उसकी कीमत 5 रुपये है, तो उसकी 50 पैसे टैक्स में चले गए सरकार के पास। तो इस प्रकार से कर लगाया जाता है। और प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? तो जैसे आयकर, निगम कर, जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लिया जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो क्या है आवश्यक शर्त? तो किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य हो। मतलब एक समय में एक सामान का एक ही मूल्य, मतलब मूल्य समान हो, कि ऐसा नहीं हो कि कोई किसी भाव में दे रहा कोई किसी में दे रहा है। तो इसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वास्तविक बाजार का रूप है। भारत में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत 1853 में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण होता है? डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो वह होता है जल की कमी के कारण। विश्व में कुल जल का 2% भाग ही जल उपयोगी है और पृथ्वी के 71% भाग में जल है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जल दिवस है तो वह कब मनाया जाता है? तो वह 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो वह है शुतुरमुर्ग।
विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। और चील अन्य पक्षियों में सबसे ऊंचा पक्षी है। चील चील सभी पक्षियों में सबसे ऊंचा पक्षी है। और कीवी सबसे तेज दौड़ने वाला, क्या सबसे तेज दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है कीवी। और कीवी किस देश में पाया जाता है? तो वह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और कंगारू का देश कौन सा है? कंगारू कहाँ पर पाया जाता है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? वलय, विकास वलय। किसी भी पेड़ की आयु का निर्धारण वलय करता है, विकास वलय। तो जो पुराने वस्तुओं को जानने की अनेक विधियां हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्बन 14 पद्धति है। और अति प्राचीन वस्तु का पता लगाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है यूरेनियम। यूरेनियम पद्धति का प्रयोग किया जाता है अति प्राचीन वस्तुओं को पता लगाने में। और हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो किस प्रदूषण से होता है? कोबाल्ट प्रदूषण से। मानव के शरीर में गुर्दे का रोग कोबाल्ट प्रदूषण से होता है। महिलाओं में लोह की प्रायः कमी रहती है। इटाई रोग, जो इटाई रोग है, वह किसकी कमी से होता है? कैडमियम द्वारा होता है इटाई रोग। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा अगला पार्ट भी आने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।